चलिए आगे बढ़ते हैं, मार्केट महारती सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और आज हमारे साथ एसबीआई म्यूचुअल फंड के जॉइंट सीईओ डीपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं मार्केट के बारे में बातचीत करने के लिए। सिंह साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी न्यूज़ स्वदेश पे। देखिए, स्वदेशी इन्वेस्टर्स ने एफआई इन्वेस्टर्स की सेलिंग पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर रखी है और मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा आ रहा है। हालांकि कभी कभी वो शायद आप जैसे लीडर्स के लिए, म्यूचुअल फंड के हेड्स के लिए थोड़ा सरदर्द भी बन जाता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो है कि छोटे गांव कस्बे, छोटे शहरों से जो इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, वो एक स्ट्रक्चरल तरीके से बाजार में पैसा डाल रहा है। आपके पास तो पूरा डेटा आता होगा स्प्रेड का, अगर आप कुछ हमसे शेयर कर सकें। थैंक यू अजय जी। सबसे पहले तो जो बात है जो आपने बोली कि जो छोटे मझोले शहरों से वो पैसा तो देखो अब सब जगह से आ रहा है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि अभी एसआईपी के थ्रू जो पैसा आ रहा है, वो जो सेलिंग है भी किसी वजह से कहीं से भी सेलिंग आती है तो उसको वो हैंडल कर रहा है। परंतु एज ए रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर्स हम जो म्यूचुअल फंड में हम ये नहीं देखते कि पैसा आ रहा है तो पैसा उसको एकदम से लगा दिया जाए। We also look at good businesses within small cap and mid cap, and sometimes it looks like क्योंकि हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि अगर हम पूरे इंडेक्स को ही हक कर लें या पूरा पैसा उसमें लगा दें तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमें बिजनेस की क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी सब देख के पैसा लगाना होता है, ताकि जब कभी मार्केट में थोड़ा उतराव देखा जाए तो जो निवेशक है उसका पैसा का ज्यादा लॉस ना हो। तो हम एक बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से धीरे धीरे करते हैं। परंतु पैसा ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा आ रहा है। कुछ लोग जो बहुत देर से मार्केट में बैठे हैं अपना प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं तो उससे भी बैलेंस हो जाता है। तो आज की डेट में वो जो आपने बोला सरदर्दी वाली बात ऐसी नहीं है। परंतु यस, पैसा तो आ रहा है, बट जो वैल्यूएशंस हैं वो भी थोड़ी स्ट्रेच्ड है ही। चाहे कि प्रॉफिट्स अच्छे आने की वजह से वो जो पी जिसको हम बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो थोड़ी अलाइन भी हो गई है, बट फिर भी एक चैलेंज तो है ही है। एंड हम पूरे म्यूचुअल फंड्स में हम बड़े एक जिम्मेवार तरीके से पैसा जो है अच्छी बिजनेसेस में लगा रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा। सिंह साहब, अगर थोड़ा आइडिया दे, अभी आप देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हैं, आपके कैश लेवल्स कितने होंगे, क्या क्या कैश लेवल पे आप बैठे, और इंडस्ट्री अभी किस तरह के कैश लेवल से बैठी होगी आपके हिसाब से? क्योंकि ये बात नहीं जो देखिए, आपने बताई कि कूद नहीं रहे खरीदने के लिए, लेकिन पैसा अच्छा आता जा रहा है, तो थोड़े कैश लेवल शायद रेज हो गए होंगे, जो कि बाजार को स्टेबिलिटी भी देती है काफी हद तक। नहीं, मैंने जो बताया आपको कैश लेवल ज्यादा रेज नहीं हुए हैं, क्योंकि ओके। पैसा आ भी रहा है और पैसा कुछ लोग जो बहुत देर से बैठे हैं वो निकल भी रहा है। तो देखिए 5% तो हर एक बंदा रखता ही है लिक्विडिटी की वजह से, क्योंकि जो खास तौर पे जो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या रहता है कि इनमें लिक्विडिटी का थोड़ा इशू रहता है। अगर आज ज्यादा आ जाए कोई लिक्विडेशन के लिए तो बेचना इतना आसान नहीं होता। परंतु फिर भी हम हमारा जो जनरली जो 5% से लेके 10% के बीच में ही रहता है। और बहुत ज्यादा इंक्रीमेंटल पैसा वाली कोई इतना अभी कोई परेशानी नहीं है। मेरे को अभी पूरे इंडस्ट्री का डाटा तो मालूम नहीं है, परंतु मैं अपने फंड हाउस के तौर पे ये बोल सकता हूँ कि हमारा 10% के अंदर ही है जो कैश होल्डिंग है अभी। सिंह साहब नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। आपसे ये जानना चाहेंगे सर, देखिए नतीजे तो सारे के सारे आ गए, तो क्या तिमाही नतीजों के बाद आप अपनी पोजीशन की समीक्षा करते हैं? अगर हाँ तो उसके बाद आपको कौन से स्पेस ज्यादा आकर्षक लग रहे हैं और वहां पर आप पैसे ज्यादा डिप्लॉय कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक तिमाही नतीजे के आन की समीक्षा की बात है तो समीक्षा तो हर रोज चलती रहती है। और वाकई ये तिमाही नतीजे जो आए उसके बाद हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि जो प्रॉफिट्स हैं काफी अच्छे तरीके से बढ़े हैं इंडियन कॉर्पोरेट्स के। और जहाँ तक स्पेस का सवाल है तो हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इन्वेस्टमेंट आने वाली है, तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है वी आर वेरी बुलिश ऑन दी फार्मा सेक्टर आल्सो। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में, मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज जो हैं उनमें, या इन्हीं 3-4 जगह हैं जहां पे हमें लग रहा है कि अच्छा पैसा बन सकता है निवेशक के लिए। बात की, बड़ा अच्छा पॉइंट लिया। आज गोल्डमैन सैक्स ने जो नोट निकाला है वो भी ये बात कहता है कि अभी से इलेक्शन के बीच में पब्लिक सेक्टर इंफ्रा कंपनी जैसे रोड, पोर्ट्स वगैरह, जहाँ पे सरकार का ज़्यादा वो रहता है ऑर्डर्स,
और मैन्युफैक्चरिंग, जी उन पे ध्यान देना चाहिए। और इलेक्शन के बाद प्राइवेट कैपेक्स भी शुरू होने के चांसेस हैं। एक बार इलेक्शन का मामला हट जाएगा तो प्राइवेट कैपेक्स जी वापस से स्टार्ट हो जाएगा। आपने इस मामले में क्या स्टडी किया? आपको लगता है इन्वेस्टमेंट साइकिल काफ़ी स्ट्रक्चरल भारत में अब शुरू हो रहा है और उसको इलेक्शन जैसे मैटर्स से बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव उससे नहीं आएगा? एक्चुअली शुरू हो नहीं रहा है, शुरू हो चुका है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये जो सरकार के खर्चे की भी बात करो या पब्लिक स्पेंडिंग की बात करो, वो तो हम देख ही रहे हैं कि काफी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है और सरकार के पास जो पैसा भी आ रहा है, मतलब मेरा तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग हंच है कि इस महीने का जो जीएसटी नंबर आएगा वो 2 लाख करोड़ से ऊपर ही आएगा। तो इसलिए फिस्कल में भी कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, परंतु ये स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं वो तो शुरू हो चुकी हैं। तो हमें इलेक्शंस, यस, थोड़ी अनसर्टेनिटी सबके दिमाग में है, पर थोड़ी अनसर्टेनिटी ही है, ज्यादा नहीं है। बट फिर भी अगर ये जो इकोनॉमी है और जो पॉलिटिक्स है वो शॉर्ट टर्म के लिए तो इम्पैक्ट कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है या इंडिया में जो बिजनेस साइकिल बन चुका है, उसका फायदा तो आने ही वाला है। मे बी 3 months here or there, दैट्स द ओनली डिफरेंस। सिंह साहब, एक छोटा सा सवाल पूछ रहा था। अभी आपको मैं सुन भी रहा था और आप ये कह रहे हैं कि एसआईपी का रूट जो है ना वो अच्छे से आ रहा है। जैसे अजय ने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपने कहा वो पैसा दूर दराज इलाकों से सबसे आ रहा है। सर, आप मेरे को जी ये बता सकते हैं ये इतना भयंकर वाला चेंज हुआ कैसे? ये फाइनेंशियल लिटरेसी की वजह से हुआ? लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई? क्यों ऐसा हो रहा है कि एसआईपी के नंबर हम हर महीने बढ़ते हुए भी देख पा रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? दो तरीके चीजें जो आपने बोली ना, ये डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ गई, फाइनेंशियल लिटरेसी भी हो गई। जो इतने बड़े कैंपेन चल रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है, और पिछले कई सालों से लोगों को लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी के दिमाग में अगर कोई अंदेशा होता भी है कि भाई मार्केट गिर ना जाए, तो एसआईपी के थ्रू यही होता है कि एवरेज आउट हो जाएगा ओवर द लॉन्ग पीरियड, हमें पैसा बनेगा। और दूसरा एक और भी है, जो आज की डेट में चाहे आप वो यंगस्टर ले लो, चाहे मिडिल एज ले लो, चाहे वो सीनियर सिटीजन ले लो, हर एक व्यक्ति के दिमाग में एक चीज तो आ चुकी है कि मेरे को अगर इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न बनानी है तो इक्विटी में पैसा लगाना या इक्विटी का तड़का मेरे इसमें लगना बहुत जरूरी है पूरे पोर्टफोलियो में। तो वो जो है हाइब्रिड फंड्स के थ्रू पैसा आना, या जो यंगस्टर्स हैं यूज ऑफ फिनटेक, जो जो अपनी फिनटेक कंपनीज हैं उनके थ्रू पैसा बहुत आता है। परंतु चिंता का विषय एसआईपी में सिर्फ एक है कि ये जो फिनटेक कंपनी के थ्रू एसआईपी का पैसा आ रहा है वो बहुत शॉर्ट टर्म का पैसा आता है। हमने अपने डाटा से देखा है कि वो उसकी मामूलन जो एज रहती है वो 6 महीने से 1 साल तक की है। लोग लगाते हैं, 6 महीने में बंद करते हैं, फिर लगाते हैं, फिर बंद करते हैं। तो शॉर्ट टर्म पैसा भी इसमें आ रहा है। एक तरफ तो जब तक तो मार्केट सही चल रही है तो उनको कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि हर एक का थोड़ा बहुत पैसा बन जाता है, किसी का 2% तो किसी का 5%। परंतु अगर मार्केट में स्टेबिलिटी या फ्लैटिश हो जाए या थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड होगा, तो उसमें ये जो लोग हैं बहुत तेजी से बाहर निकलेंगे। तो वो एक है अंदेशा। और दूसरी जो एक और कारण है एसआईपी के बढ़ने का, फाइनेंशियल लिटरेसी तो है ही, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के थ्रू भी, क्योंकि अभी डिजिटल एसेट की मदद से कहीं भी कोई भी बैठ के अपने बिजनेस को पुश कर सकता है। अगर आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं अपने ऑफिस से बैठ के एक लिंक भेज के, जो कोई बंदा अगरतला और त्रिपुरा में भी बैठा है, वो भी 1 मिनट के अंदर अपनी ट्रांजैक्शन कर सकता है। जो डिजिटल जो जर्नी है, जो डिजिटल अपग्रेडेशन हुई है देश में, उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें। आई मीन पूरे एसएपी की जो रेवोल्यूशन हुई है, एंड दिस इज ग्लोबल सक्सेस स्टोरी। $2 बिलियन एवरी मंथ आना कोई मजाक की बात नहीं है। सिंह साहब, ये फिनटेक वाले जो आपने बात की ना, इसी से जोड़ के मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा, वो ये कि अब चूंकि मिड कैप का जो बास्केट है वो बहुत बड़ा है, क्या उसको एक नजर से देखकर सिर्फ मिड कैप पर एक व्यू बनाना ठीक है, या फिर मिड कैप में चूंकि तमाम कैटेगरीज हैं तो उनको अलग अलग एसेस करना चाहिए? और दूसरी चीज ये कि अभी आप कौन से ऐसे स्पेसेस हैं जिन पर बिल्कुल आप सतर्क हैं और उनसे दूर हैं, या फिर दूर रहने की सलाह दे रहे हैं? इसमें दो है सर। जहाँ तक हमारा म्यूचुअल फंड में सवाल है, हमेशा हम जो है, एक तो है कि मैंडेट, आपकी कैटेगरी कौन सी फंड की है, उसका रेगुलेशन क्या है, उसके हिसाब से तो पैसा हमें लगाना ही पड़ता है। अगर कोई पैसा स्मॉल कैप में लगा रहा है तो ज्यादा पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में ही जाएगा। तो वहाँ एक इशू आ जाता है कि स्मॉल कैप कंपनी
कंपनीज में क्वालिटी स्मॉल कैप कंपनीज ढूंढना एक वाकई में एक सरदर्दी का काम है, जैसे पहले बोला अजय साहब ने। परंतु फिर भी हमारा जो हमेशा ये रहता है कि एक डाइवर्सिफाइड फंड हमेशा सबके लिए अच्छा रहता है, जैसे लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया या डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड हो गया या फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, तो वो सबसे बढ़िया रहते हैं। क्योंकि कैप के तौर पे देखना एक निवेशक के लिए कोई इतना सही बात नहीं है। हमें किसी ऐसे फंड में ही पैसा डालना चाहिए कि हर कैप में, क्योंकि कभी मिड कैप अच्छा लगता है तो आज अगर आप हमसे पूछें तो जिस तरह से नतीजे आए हैं उसके हिसाब से लार्ज कैप कंपनी ज्यादा अच्छी लग रही है निस्बत के आपके मिड कैप या स्मॉल कैप में। और जब स्मॉल कैप में पैसा लगाते हैं तो जो आपने पूछा कि हम कहाँ से किससे दूर रहते हैं, तो स्मॉल कैप कंपनीज का बहुत बड़ा एक है। 5,000 कंपनीज अगर मार्केट में हैं तो करीब 4,000 कंपनी तो ऐसी होंगी जिसमें हम नहीं टच करेंगे, जो हमारी यूनिवर्स में ही नहीं आएंगी। तो रिमेनिंग 1,000 का भी बीच में देख के जो हमारा रिसर्च है वो बड़ा है, परंतु हमारा जो यूनिवर्स है करीब 400 कंपनीज का ही होगा, 400 से 500 कंपनीज का। तो उसी में पैसे लगाते हैं। तो बाकी की जो कंपनीज हैं वो उनके फाइनेंशियल देख के उनका पूरा रिसर्च करके हम उनसे दूर ही रहते हैं। परंतु एक तौर पे कहना कि हाँ इन कंपनीज में हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर एक व्यापार में हर एक सेक्टर में अच्छी कंपनीज भी हैं और हमारे हिसाब से जो बहुत अच्छी कंपनी नहीं भी है वो भी हैं। क्योंकि कंपनी तो सारी जो आती हैं वो व्यापार करने के लिए आती हैं, तो अच्छा बुरा तो देखने का नजरिया एक है। तो उसको किस लेंस से देखना है, हम अपने लेंस से देखते हैं, फाइनेंशियल्स के हिसाब से देखते हैं, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से देखते हैं, कम्पिटिटिव एज के हिसाब से देखते हैं। तो उन सब को देखते हुए हमें जो अच्छा लगता है हम उन्हीं में पैसा लगाते हैं। राइट, ऑल राइट सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, बाजार पे अपना व्यू देने के लिए। इंडिया के लार्जेस्ट फंड के जॉइंट सीईओ SBIMF मिस्टर DP सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे अहेड सर। शुक्रिया, शुक्रिया जी। चलिए थैंक यू सो मच।